मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कल जो वर्क करवाया था या प्रीवियस टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। और टुडे टॉपिक इज संधि। आज का हमारा टॉपिक क्या है? संधि। संधि के बारे में जानेंगे बेटा। जैसा आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा और हिंदी सब्जेक्ट में भी पढ़ते होंगे, हिंदी में और संस्कृत में संधि में कोई विशेष अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये देखो, हम सबसे पहले देखेंगे संधि किसे कहते हैं। तो संधि किसे कहेंगे? दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। परस्पर यानी कि आपसी मेल से। ठीक है, जैसे हमने यहाँ लिखा प्राण प्लस आयाम, तो यहाँ प्राण के ए को और आयाम के आ को क्या हो गया? आ हो गया। तो ये क्या हो गया? परिवर्तन। तो इसलिए ये क्या कहलाई? संधि। ठीक है, तो संयोगज है संधि। संयोग जहाँ हो जाता है, जैसे यहाँ प्राणायाम हमने संयोग करके लिख दिया, तो ये क्या कहलाएगी? संधि। और जहाँ विच्छेद टुकड़े करके लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। जैसे प्राण प्लस आयाम, तो ये क्या कहलाएगा? संधि विच्छेद। और प्राणायाम संधि। फिर है संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के बेटा 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। तो देखो, अब आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि स्वर यानी कि संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 13। कौन कौन से हैं स्वर? ए, आ, ई, उ, री, लरी, ए, आई, ओ, औ। ये 13 क्या है? संस्कृत वर्णमाला के स्वर हैं। और कै से मैं तक के क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं या वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। फिर यर लव अर्ध स्वर के नाम से भी जाने जाते हैं और उनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, स, ह, इनको क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और क्ष, त्र, ग, स्र, ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारी संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 62 वर्ण होते हैं बेटा। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं कुल, और संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 62, यानी कि 62 वर्ण होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए स्वर 13 कौन कौन से हैं। तो वही यहाँ कहा है। देखो, संधि में तो क्या था? दो वर्णों के मेल से, कि यहाँ व्यंजन वर्ण भी आ सकता था, विसर्ग भी आ सकता था, यहाँ स्वर भी आ जाए, व्यंजन भी आ जाए, या विसर्ग यहाँ कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे वर्णों को मतलब ऐसी संधि को क्या कहा जाता है? स्वर संधि, जिसके प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर हो और पद यानी कि दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या हो? स्वर हो। और उनके मेल से होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। जैसे यहाँ हमने उदाहरण दिया देव प्लस आल्य। देव के व में क्या है? ए, क्योंकि हमारे व्यंजन वर्ण हैं जो कै से लेकर के श्रेय तक, वो क्या होते हैं बेटा? परतंत्र होते हैं। ठीक है, किसके सहारे जीवित रहते हैं? ये स्वरों के सहारे जीवित रहते हैं। परतंत्र यानी कि दूसरों के अधीन होते हैं। दूसरों के किसके अधीन होते हैं? स्वरों के अधीन होते हैं। अगर इनसे स्वर अलग कर दिए जाते हैं तो ये क्या रह जाते हैं? हलंत रह जाते हैं। इनका पूर्ण रूप से उच्चारण भी नहीं किया जा सकता और पूरे लिखे भी नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए देखो, व में क्या है? ए है, लेकिन स्वरों की हमारी क्या संख्या क्या है? स्वतंत्र है स्वर। इनका उच्चारण करने के लिए या लिखने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? स्वतंत्र कहा जाता है, अजंत कहा जाता है। और व्यंजनों को क्या कहा जाता है? हलंत। हल है अंत में जिसके, हल यानी कि आधा। ठीक है, तो अब देखो, देव का अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? द प्लस ए प्लस व प्लस ए। तो अंतिम वर्ण, पहले पद का अंतिम वर्ण क्या हुआ? ए हुआ।
आलय यानी कि पर पद, दूसरे पद का प्रथम वर्ण अलग से दिखाई दे रहा है आलय, तो इसलिए यहाँ क्या हो गई, सवर संधि हो गई बेटा। सवर संधि के मूल रूप से 5 भेद होते हैं। क्या मूल रूप से 5 भेद होते हैं और 2 क्या होते हैं, अन्य भेद होते हैं। 2 अन्य भेद होते हैं। 5 भेद जो मूल 5 भेद है वो कौन से हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। ये तो क्या है, मूल 5 भेद है जो। और 2 अन्य हैं वो कौन से हैं, पररूप संधि, पूर्व रूप संधि। क्या, पररूप संधि और पूर्व रूप संधि। ठीक है, तो आज हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ते हैं। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, क्या दीर्घ संधि, दीर्घ जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, दीर्घ का अर्थ क्या होता है, बड़ा। दीर्घ का अर्थ बड़ा होता है। तो दीर्घ संधि में आपको जहाँ से हम संधि विच्छेद करते हैं वहाँ कैसा वर्ण दिखाई देगा, दीर्घ वर्ण दिखाई देगा। पहचान के लिए दीर्घ वर्ण कितने हैं, कौन कौन से हैं दीर्घ, दीर्घ देखो क्या क्या है, आ, ई, उ, री। मात्र 4 वर्ण संस्कृत वर्णमाला में दीर्घ वर्णों की यानी कि दीर्घ स्वरों की क्या कितनी संख्या है, 4 है। कौन कौन से, आ, ई, उ, री। ठीक है ना। तो देखो संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर थे, 13 में से ये 4 तो क्या है, दीर्घ है, और 7 वर्ण है हमारे कैसे, हर्स्व, हर्स्व, सॉरी हर्स्व नहीं है, हर्स्व ये तो है दीर्घ वर्ण। दीर्घ कौन कौन से हैं, आ, ई, उ, री। और हर्स्व यानी कि जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वो कौन कौन से वर्ण हैं, देखो 5 वर्ण हैं, 5 है। कौन कौन से, ए, ई, उ, री, लरी। क्या 5 वर्ण है, हर्स्व, ए, ई, उ, री, लरी। और बाकी जो 4 वर्ण बचे उनको क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर कहा जाता है बेटा। क्या, संयुक्त स्वर। संयुक्त यानी कि जो मिलकर बने हैं। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, ए, आई, ओ, आउ। ठीक है, क्या इनको क्या कहेंगे, संयुक्त स्वर कहेंगे। किस किस को, ए, आई, ओ, आउ। चाहे ये हिंदी में पूछा जाए कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, तो क्या बताओगे, 4 हैं संयुक्त स्वर। कौन कौन से हैं, ए, आई, ओ, आउ। ठीक है, चाहे संस्कृत में पूछा जाए तो ये क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। संयुक्त यानी कि 2 स्वरों के मेल से बने शब्द। ठीक है, क्या 2 वर्णों के मेल से बने वर्ण को क्या कहा जाता है, संयुक्त वर्ण। अब जैसे ए है तो ए किस किस से बना है, ए और ई से। ठीक है, ए और ई से बना है, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान भी 2 जगह से ही बताया गया है। क्यों, देखो ए का उच्चारण स्थान कंठ था, ई का तालु था, तो ए का उच्चारण स्थान क्या बताया, कंठ तालु। ठीक है, फिर ओ है तो ओ किससे बना है, ओ, औ, ए प्लस उ के मेल से। किससे, ए प्लस उ के मेल से बना हुआ होने के कारण इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। तो ये तो अन्य बातें बता दी बेटा। मैं आपको दीर्घ के बारे में बता रही थी, यानी कि दीर्घ संधि जहाँ होगी वहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, या तो आ की मात्रा होगी, या बड़ी ई की मात्रा होगी, या बड़े ऊ की, या बड़ी री। ठीक है,
ये देखो ह्रस्व री है, एक घुंडी है, यहाँ दीर्घ री है तो दो घुंडी है। ठीक है, तो आज इतना करेंगे, कल दीर्घ संधि की डेफिनेशन करेंगे, उसके उदाहरण करेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।